हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉल्यूशन के सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बहुत सारे टर्म्स, कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं। अब जो टर्म हमारे पास आने वाला है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। हमने ये पता कर लिया है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन अगर है वो किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मास को मास में मिक्स किया गया है, मास को वॉल्यूम में मिक्स किया गया है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में मिक्स किया गया है। मोलैरिटी है, अगर सॉल्वेंट का मास केजी में दिया है और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं या मास दिया है तो मोलैरिटी निकालेंगे। और मोलैरिटी निकालेंगे अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। नॉर्मेलिटी अगर इक्विवेलेंट वेट दिया गया है तो हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे, एंड फैक्टर दिया गया है तो मोलैरिटी निकाल के नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। जब ये सारी बातें कर ली हैं तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर है। सॉल्युबिलिटी क्या है? एक टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म अभी और आएंगे जो आपको समझने में कभी कभी या सॉल्युबिलिटी बोल देते, डिसोल्यूशन बोल देते, डिसोसिएट बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं। ऐसे ये जो टर्म है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी जब हम इनके मेन बेसिक मीनिंग को नहीं समझ पाते। तो आज का पहला टर्म क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम ये समझेंगे, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कोई भी सॉल्यूट या कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट, या जितने एक्सटेंट तक कोई भी सॉल्यूशन अगर मिक्स कर रहा है, किस में कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को घोल रहा है, तो वो क्या होगा? उस प्रोसेस को कह देंगे सॉल्युबिलिटी। मतलब अब कौन कौन आपस में घुल रहे हैं, कौन कौन घोल रहे हैं, इनका भी तो पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी मतलब अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है, या सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है उसी को सॉल्युबिलिटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ किसी में मिक्स करके उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही है तो वो डिसोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। सारे टर्म्स लिखेंगे, पहले सुनते जाइए चीज़ें। फिर अब एक और टर्म आ जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक्स। मतलब कि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से मिक्स होगा और पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से मिक्स होगा, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे, सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, प्रेशर पे, सब पे डिपेंड करती है। इन ये चारों टर्म पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। कौन? सॉल्युबिलिटी। तो अब ऐसे कौन से हैं जो पोलर हैं, ऐसे कौन से हैं जो नॉन पोलर हैं? अगर हम वाटर में NaCl मिक्स कर दें, ठीक है, वाटर में NaCl मिक्स कर दें तो ये क्या है हमारा? सॉल्वेंट। और ये क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। मिक्स किया तो क्या बन गया? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ये बन गया। तो ये भी पोलर था, ये भी पोलर था, मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या थे? उनके पोल्स फॉर्म हो रहे थे। तो जितनी अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और जहां पे क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंड, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। तो अब सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलना, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी। और इस स्पेसिफिक अमाउंट में हम जितना भी सॉल्यूट अपना मिक्स कर सकते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में हम कितना नमक
कितना सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं वो सॉल्युबिलिटी है। और टेम्परेचर क्या रखेंगे, कोई हम टेम्परेचर रख लेंगे, पहले तो रूम टेम्परेचर रख लेंगे, फिर अगर हमने 10 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें कभी कितना ये डिसॉल्व होगा, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगी, सॉल्युबिलिटी प्रेशर के हिसाब से भी चेंज होगी। एक और प्रेशर के बाद में कर लेते हैं कि अगर ये क्या है, वाटर है और यहाँ कुछ वेपर्स हैं, ठीक है, हमने क्लोज कंटेनर लिया है, नीचे क्या है, वाटर ले लिया है और ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे, किस में, इस सॉल्वेंट में। मतलब अगर इसमें हम प्रेशर कम करेंगे तो हो सकता है इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर निकलते जाएं, प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, वेपर्स में बनना फिर से शुरू हो जाएंगे। और अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो यहाँ मॉलिक्यूल्स थे ऊपर जो घूम रहे थे वो वाटर में मिल रहे होंगे, जितना मिल पाएंगे उतना मिलेंगे, वो जब कम मिल रहे होंगे क्या कंडीशन होगी सब बताएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी लिखते हैं, उसके बाद उसके कुछ जो फैक्टर्स हैं जिस पर सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगी, वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसके साथ जो जो टर्म्स आते रहेंगे वो हम टर्म्स करेंगे। तो आज सॉल्युबिलिटी ही करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी की बात इस टर्म में हम करेंगे और जो जो टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और हेनरी लॉ और क्योंकि गैस इन लिक्विड की बात करी गई है तो हेनरी लॉ करेंगे, तो हेनरी लॉ नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, पहले हम ये पूरा सॉल्युबिलिटी की बातें क्लियर कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज defined as the amount of maximum amount of solute या substance dissolved, maximum amount of substance dissolved in a specific amount of solvent। मतलब हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स कर दी है और अब हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स कर कर ये मान लेंगे कि क्या है, जो सब्सटेंस है हमारा वो कितना डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, और ये सब क्या हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा होगा। ठीक है, फिर this is known as solubility। या फिर यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर मात्रा किसकी होगी, सॉल्वेंट की, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, कोई सब्सटेंस मिक्स कर रहे होंगे, जितना मिक्स हो जाएगा वही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। कब, जब हम टेम्परेचर फिक्स कर रहे होंगे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, सॉल्यूट
सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, पहला है सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ये हेडिंग बना लेना। सेकंड है टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर। और फोर्थ क्या है, प्रेशर। सब टर्म्स के बारे में बात होगी। अभी हम सॉल्युबिलिटी समझते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के सारे टर्म्स हो गए हैं, ठीक है। जो फैक्टर होते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड गैस इन लिक्विड, वो बात करेंगे यहाँ पे। अब ये हो गया होगा कंप्लीट, इसको रब करते हैं हम। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। इसमें सब समझ गए ना कि क्या है, हमने सॉल्युबिलिटी देख ली है। और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, और टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कितना होगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ना, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। और सॉल्युबिलिटी जब सॉलिड इन लिक्विड हो रही होगी, गैस इन लिक्विड हो रही होगी, तब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो पहला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कब, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कहाँ देखी जा रही है, लिक्विड में। और ये जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब देखे जाएंगे। तो सॉलिड मिक्स कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो सॉलिड क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। सॉरी, सॉलिड क्या हो गया, तो इसमें सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है। और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड हमें मिल गए हैं, और हम अब इसकी बात करेंगे। तो पहली बात ये कि सारे सॉलिड हर तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये बात समझ ली कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, इन गिवन लिक्विड। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने लिक्विड ले रखा है उसके अंदर सारे हम कहीं दुनिया का कोई भी सॉलिड ले आए और उसमें मिक्स कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होगा। पर्टिकुलर टाइप के सॉल्वेंट, पर्टिकुलर टाइप के ऑफ सॉल्यूट मिक्स करेंगे किसके, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा है कि सॉल्ट है, शुगर है, इसके सॉलिड जो है, इसके नीचे सॉलिड लिखेंगे जो डिसॉल्व कर रहे हैं, वहाँ सॉल्युबिलिटी लिखेंगे, डिसॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, इसको अगर हम मिक्स करेंगे किस में, वाटर में, तो इजीली मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। अगर सॉल्ट और शुगर ले लिया, हमने क्या मिक्स किया, इसमें बेंजीन में मिक्स कर दिया, तो ये मिक्स नहीं करेंगे। अगर हमने नैप्थलीन लिया, नैप्थलीन, और इसको हमने मिक्स कर दिया वाटर में, तो ये नहीं मिक्स करेगा, ये मिक्स करेगा, ये नहीं मिक्स करेगा, ये मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे ही कुछ और ले लें, अगर हम नैप्थलीन को किस में मिक्स करें,
बेंजीन में, नैप्थलीन को अगर हम बेंजीन में मिक्स कर दें तो ये मिक्स कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हम समझे, इसका मतलब ये समझे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे जो लोग हैं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर डिफरेंसेस सेम हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरेक्शन सिमिलर टाइप के हैं, जिनके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर हैं, वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे आपस में, और जिनके नहीं हैं वो आपस में डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो अब इसमें पहला टर्म जो आया है कि जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट की नीड होगी, तो यहां लिख सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब यह क्या होगा कि पोलर सॉल्यूट मिक्स इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्यूट मिक्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यही लिख देते हैं। तो ये क्या हो गई, ये लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब हो गया कि अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करेगा, अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करेगा। अब पोलर कौन होते हैं, नॉन पोलर कौन होते हैं, पोलर नॉन पोलर, ठीक है, इतना नोट करिए, फिर पोलर और नॉन पोलर और जो भी आपको समझ में आए वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पोलर का मतलब ऐसा जिसके अंदर पोल हो, मतलब जिनके चार्ज का डिफरेंस हो, और नॉन पोलर का मतलब जो पूरे ही एक तरह से समांतर हो या यूनिफॉर्म हो। तो अगर हम जैसे H2O की बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव तो ये भी पार्शियल नेगेटिव, तो दो पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन ऐसा होता है, और जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है, H है, H है, H है, H है, H है और H है, और ये क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 के 6 कार्बनों पे स्प्रेड हुए हैं या घूम रहे हैं, ठीक है। तो पोलर क्या होंगे, जिनके पास चार्ज होंगे या फिर उनके पास ध्रुव होंगे, और जो नॉन पोलर होंगे उनके पास क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोट हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट लिख लेते हैं एक बार, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर एबिलिटी होती है अपने जैसे लोगों को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिनके अंदर लार्ज डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारा चार्ज होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, एबिलिटी टू सॉल्वेट या आयंस, डिसॉल्व्ड आयंस एंड ऑफ अदर पोलर मटेरियल, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट। मतलब पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे, उनके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट होगा, उनके चार्ज डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, उनके क्या होंगे, वो जो दूसरे आयंस हैं, पोलर मटेरियल जो दूसरे हैं, उन पोलर मटेरियल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या,
polar solvent have large dipole moment, उनके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट होता है। और क्या कहा मैंने, और मैंने कहा कि चार्ज सेपरेशंस होते हैं, यही लिखते हैं सेपरेशन, ठीक है। और अपने अंदर दूसरे पोलर मटेरियल को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पोलर मॉलिक्यूल तो ये जो टर्म यूज किया गया है लार्ज डाइपोल मोमेंट, मतलब एटम्स के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, लेकिन उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या फिर स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो आयंस को डिसॉल्व कर रहा था, ये ऐसा कर नहीं रहा था, ठीक है। contain atoms of similar इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एटम होंगे उनके अंदर वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे। तो ये क्या कर लेंगे, अपने ही जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट को सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोलर एंड नॉन पोलर। अब डिसोल्यूशन बोलते हैं तो क्या है, प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का, वो समझेंगे। डिसोल्यूशन एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, तो कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो आज हम पोलर नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी ये समझ गए, सॉल्वेंट समझ गए। अब इसके आप एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं H2O, इसका बेंजीन, ठीक है, अमोनिया NH3, ठीक है। डिसोल्यूशन समझेंगे और फिर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस इतना ही समझ के आज की क्लास खत्म करते हैं। हो गया, इसको कंप्लीट कर लिया, अब इसको रब करते हैं। अब हम समझेंगे डिसोल्यूशन। तो दो टर्म है, एक है डिसोल्यूशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। दोनों ही समझ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लीच एटेरियल प्रिंसिपल करेंगे। तो डिसोल्यूशन क्या है, जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने पर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाता है,
तो वो क्या करता है, वो डिसोल्यूशन प्रोसेस है। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, जब हम कोई सॉल्यूट को, ठीक है, कोई सॉल्यूट पार्टिकल को मिक्स करेंगे, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को मिक्स करेंगे किस में, हमारे सॉल्वेंट में, और जो सॉलिड सॉल्यूट होगा वो सेपरेट आउट होता चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा और सॉलिड फॉर्म में कुछ सेपरेट आउट होता चला जा रहा है हमारे सॉल्यूशन में, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। अब क्या हमें बात कर रहे थे डिसोल्यूशन की, कि जब सॉलिड सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो सम सॉल्यूट डिजॉल्व, तो कुछ सॉल्यूट क्या करेगा, डिजॉल्व कर जाएगा। और जैसे ही डिजॉल्व करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जब सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने पहले से कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें कुछ मिक्स किया, और जैसे हमने मिक्स किया, ठीक है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो बाहर निकल, ऐसा लगेगा कि और सॉलिड पार्टिकल बन रहे हैं। तो आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉलिड पार्टिकल्स कुछ ऐसा लगेगा बन रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, सॉलिड जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ मिलके सॉलिड फॉर्म में उससे उस सॉल्यूशन से अलग हो रहे होंगे, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ क्या था, सॉलिड सॉल्यूट को जब ऐड कर रहे थे कहाँ, सॉल्वेंट में, तो कुछ सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जा रहा था, और जैसे ही डिसॉल्व हो रहा था कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन का बढ़ जा रहा था, तो उसको डिसोल्यूशन कहेंगे। यहाँ क्या होगा, कुछ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कह देंगे। अगर ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सेम रेट पे मिक्सिंग भी हो रही है और सेपरेट आउट भी हो रहा होगा हमारा सॉल्यूशन से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे होंगे इन द सॉल्यूशन, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट आउट हो रहे होंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम उसको डिफाइन करा देंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में नोट बना लेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि हम कितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का किसी में मिक्स कर रहे हैं, और जब हम मिक्स करते जाते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पर सॉल्यूट जो है हमारा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होना बंद कर देता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उसमें कोई भी और सॉल्यूट मिक्स करने पर वो मिक्स नहीं होगा। अनसैचुरेटेड क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता चला जा रहा है, ठीक है, और वो अभी सैचुरेटेड कंडीशन पे नहीं पहुंचा है कि अब उसके, ऐसे एक कंडीशन आती है ना कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं पढ़ते ही जाते हैं, पूरा 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, और फिर अगर हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ भी पढ़वा लो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, सैचुरेटेड कंडीशन हो जाती है। तो सैचुरेटेड स्टेट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि कुछ भी मिक्स करो, एक स्टेट पहले तो मिक्स होगा सारी चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स हो रहे होंगे, और जैसे ही एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके बाद सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में मिक्स होना बंद कर देगा, जैसे ही बंद कर देगा वही क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड स्टेट। तो आज ये किया, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों का लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और फिर ले चैटरजियल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ेंगे। ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात कर ली हम लोगों ने। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरीज लॉ जो बताता है हमारा गैस इन लिक्विड, वो समझेंगे। फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ है। वेपर इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन है, बहुत कुछ है। वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल, ये सारी चीज़ें हैं अभी। आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, ठीक है। आई थिंक ये नोट हो गया होगा, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी पढ़ा है और पहले इस क्लास से पहले जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में, वो सारा सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट है। तो आप अब जो पढ़ेंगे वो सारा रिलेट कर होगा इन सारी चीज़ों से। अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा समझिए और नोट्स खुद बनाइए। और अगर किसी को भी रिटन नोट्स की ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज करिए, हम आपको पर्सनली आईडी और नंबर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर समझाइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और आपके सजेशन जो हों वो लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।